हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड जानने वाले हैं, जिसका नेम है IPO। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि IPO होता क्या है और इससे लोग कैसे अपने पैसे को डबल ट्रिपल या फिर 5 गुना 10 गुना भी कर लेते हैं बस कुछ ही दिनों में, या फिर इसका उल्टा अगर हम लोग कहें तो अपने पैसों को एकदम जीरो पर कर देते हैं इस IPO के माध्यम से। ठीक है, तो IPO एक ऐसी चीज है जो कि कुछ ही दिनों में लोगों को एकदम रोडपति से करोड़पति बना देता है, या फिर करोड़पति से रोडपति भी बना देता है। ऐसा चीज है IPO। अब आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जाग रही हो कि भाई ये ऐसा है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक मार्केट का ही एक बहुत ही अहम सा प्रोडक्ट है, जिसका नाम है IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर ये ना होता, IPO अगर ये ना होता, तो आप कोई भी स्टॉक जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें इन्वेस्ट ना कर पाते, या फिर आने वाले समय में कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर पाते हो, तो सबसे पहले उस कंपनी की IPO आती है। ठीक है, एंड उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट के थ्रू उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाते हो एंड उसमें अपने शेयर्स ले पाते हो उस कंपनी की। ठीक है, तो सिंपल सी आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स में समझाऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम अपनी देसी लैंग्वेज में, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से IPO का फंडा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो कोई कंपनी आती है तो वो क्यों आती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस वीडियो को देख लेना। एंड स्क्रीन पे आपको लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, देख लेना वहाँ से। ठीक है, वैसे अभी मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, लेकिन उससे भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी क्यों लिस्ट होती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी कोई कंपनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कंपनी की बात करें, मेरी कंपनी का नाम है कंपनी A। ठीक है, अब मेरी जो कंपनी है उसकी वैल्यू, उसकी नेटवर्थ की बात करें तो 100 शेयर यानी कि 100 करोड़ की मेरी कंपनी है। ठीक है, अब इस कंपनी को मुझे ग्रो करना है। बस कुछ स्टेट्स में मेरी ये कंपनी चल रही है, लेकिन मुझे इसे पूरे इंडिया में फैलाना है। ठीक है, मेरी कोई भी प्रोडक्ट की कंपनी हो गई, ठीक है, FMCG या फिर कुछ भी चीज़ों की कंपनी हो गई, तो मुझे इसे पूरे इंडिया में फैलाना है या फिर ग्लोबली मुझे फैलाना है। तो मुझे अगर मान ले कि पूरे इंडिया में फैलाना है, इसका वर्चस्व बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, और कंपनी में यहाँ पर सिर्फ मेरे पास 100 करोड़ रुपए ही हैं जो कि कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, और 100 करोड़ की ही टोटल मार्केट कैप है कंपनी की। अब यहाँ पर मुझे कंपनी को ग्रो करना है, उसे एक्सपेंड करना है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए। अब मान लो मुझे पैसा चाहिए, यहाँ पर ज़रूरत है मुझे 100 करोड़ और की। ठीक है, कितना भी मान सकते हो, एग्जाम्पल नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो 100 करोड़ और मुझे ज़रूरत चाहिए, तो मैं कहाँ कहाँ से लूँगा, यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स से लूँगा। ठीक है, पैसे उधार लूँगा। ठीक है, या फिर फैमिली से लूँगा। ठीक है, या फिर और भी ऑप्शंस हैं, एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, उनसे लूँगा, जो लोग छोटे छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड उन पे अपना एक शेयर लेते हैं। ठीक है, कि कंपनी में मुझे 2% चाहिए, 5% चाहिए। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो देख सकते हो। ठीक है, शार्क टैंक, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिलेगा कि किस प्रकार से शेयर्स लोग खरीदते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं, स्टॉक मार्केट से बाहर में। ठीक है, तो उस प्रकार से एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू मैं पैसा ये फंड रेज कर सकता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं बैंक से कर्ज ले सकता हूँ। ठीक है, बैंक से, या फिर यहाँ पर मैं वेंचर कैपिटल फर्म से ले सकता हूँ पैसे, फंड रेज कर सकता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी ये लोग अगर हम लोग बात करें एंजल इन्वेस्टर की या फिर वेंचर कैपिटल फर्म्स की, तो वो लोग अपना एक शेयर लेते हैं, एक हिस्सेदारी लेते हैं कंपनी में, और उसके बदले में मुझे पैसे देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चूंकि मुझे 100 करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे उतने नहीं दे पा रहे हैं, ना ही फैमिलीज दे पा रहे हैं, ना ही एंजल इन्वेस्टर उतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है कंपनीज में। ठीक है, और यहाँ पर
बहुत सारी चीज़ें हैं। वेंचर कैपिटल फर्म्स की बात करें, और बैंक से मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट वो लोग ले रहे हैं। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर पब्लिक से पैसे लूँ, ठीक है। जो भी पब्लिक है मैं उनसे भी पैसे ले सकता हूँ अगर मुझे कहीं से भी पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो। अब पब्लिक से ऐसे ही पैसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लीगल नहीं है। मेरी जो कंपनी है ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी है तो ऐसे ही पैसे नहीं ले सकते हैं पब्लिक से, ये लीगल नहीं है। तो ये मुझे लीगली तौर पे अगर पैसे यानी कि फंड रेज करने हैं तो उसके लिए मुझे अपनी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक करना होगा, ठीक है, पब्लिक करना होगा। तो पब्लिक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे स्टॉक मार्केट में आना होगा, लिस्ट होना होगा एक्सचेंजेस पर। एक्सचेंजेस जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एनएससी एंड बीएससी। तो दोनों में से कोई भी एक्सचेंजेस पर हम लोग लिस्ट हो सकते हैं या फिर दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो सकते हैं। एंड लिस्ट होने के दरमियान क्या कहा जाता है कि आईपीओ आया है, ठीक है। तो मुझे आईपीओ लेकर आना होगा अपनी कंपनी की स्टॉक मार्केट में। तो आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जो मेरी प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक हो जाएगी, तो इसलिए कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो मतलब हम लोग शुरुआती स्टेज में पब्लिक को ऑफर देने वाले हैं कि आओ भाई मेरे कंपनी में पैसे लगाओ। अब ये पैसे लगाएंगे ये लोग तो मुझे यहाँ पर फंड मिल जाएगा 100 करोड़ का, जिससे मैं अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन यार ये जो बंदे लोग हैं, ये जो पब्लिक है, ये मुझे पैसा क्यों देंगे, ठीक है, क्यों देंगे ये अभी हम लोग समझेंगे। चलो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी, चलो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर करके बताता हूँ, ठीक है। कंपनी ए है मेरी, तो यहाँ पर मैंने इस कंपनी का आईपीओ लेकर आया स्टॉक मार्केट में और एक्सचेंज पर आ चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए फंड पब्लिक से, ठीक है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यहाँ पर मेरा जो कंपनी था ये था प्राइवेट, तो अब ये हो चुकी है मेरी कंपनी पब्लिक, क्योंकि अब इनमें पब्लिक की भी हिस्सेदारी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आईपीओ लेकर आया, तो अब लोग इसमें पैसे लगाएंगे, तो मुझे यहाँ पर 100 करोड़ की ज़रूरत थी, तो मेरा 100 करोड़ का नीड यहाँ पर पूरा हो सकता है और उससे मैं अपने कंपनी को ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन पब्लिक क्यों लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मली ये लोग सोच रहे हो कि भाई मैं क्यों दूँ पैसा। तो यार यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आपको मैं अपनी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सेदारी दूंगा, ठीक है। जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा मैं आपको हिस्सेदारी दूंगा। अगर मेरी कंपनी ग्रो करती है तो आपको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। आपको काम कुछ नहीं करना है, बस आप पैसे दे दो मुझे, और जितना अच्छा खासा पैसा यानी कि अमाउंट दोगे उतना अच्छा यहाँ पर आपको हिस्सेदारी मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर सेबी के रूल्स हैं कि कोई भी कंपनी जब आप लोग स्टॉक मार्केट में लिस्ट करोगे तब उसमें मैक्सिमम प्रमोटर जो कि मैं हूँगा, मैं कंपनी का मालिक हूँ, तो मेरा हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी के 25% जो है वो मैं पब्लिक में इशू कर दूंगा कि 25% की हिस्सेदारी आप लोग ले सकते हो। लेकिन 25% के आप सिर्फ पब्लिक ले लेंगे ऐसे ही लोग, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रायोरिटीज होते हैं जिनको अलग अलग देना होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। वो चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर कोई भी आईपीओ आती है, जैसे मेरी कंपनी की आईपीओ आई है जो कि 100 करोड़ की है, ठीक है, 100 करोड़ मुझे जुटाने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कितने प्रकार के लोग होते हैं, आईपीओ में कौन कौन पैसा लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट होता है एक QIB, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा नहीं तो यार आप लोग शायद बोर होते होंगे, ठीक है। तो फिर से सुन लो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। तो ये कौन लोग होते हैं, ये लोग जैसे म्यूचुअल फंड का आपने नाम सुना होगा, FIIs DIIs का नाम सुना होगा, तो वही होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं, एकदम 1000 करोड़ में, ठीक है। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ एक एक बार में ये लोग किसी भी स्टॉक में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसके अंदर कौन आते हैं, म्यूचुअल फंड्स, FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसे बोला जाता है, DII जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है, या फिर इंश्योरेंस जो कंपनीज होते हैं, जो इंश्योरेंस में आप लोग प्रीमियम देते हो, तो वो प्रीमियम वाले जो पैसे होते हैं उनकी एक सिस्टम होती है कि कुछ सर्टेन अमाउंट्स वो लोग स्टॉक मार्केट में लगाकर अपना ज़्यादा पैसा को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग लगाएंगे, ठीक है।
एंड उसके बाद और कौन कौन लोग होते हैं, एन आई आईज, ठीक है। तो ये कौन होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। यहाँ पर इसे हम लोग रेज कर देंगे, ठीक है। ये मतलब ये नहीं मानो आप लोग, ठीक है। एन आई आई, ठीक है, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इसके अंदर कौन कौन हो जाते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। तो क्या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब हम लोग हो गए? जी नहीं, यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एच एन आईज लोग होते हैं, ठीक है। एच एन आईज किसे कहा जाते हैं, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा, ऐसे ऐसे लोग, ठीक है, जिनके पास ह्यूज मात्रा में पैसे हैं, मतलब हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। जो लोग हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स हैं वो लोग, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी का बात करें तो वो लोग एच एन आई हो गए, ठीक है। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। एंड उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आता है रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह क्या, यहाँ पर इनमें से जो भी मैंने बताए QIB या फिर NII और रिटेल इन्वेस्टर, क्या इनमें से चाहे तो सिर्फ ये IPO का जितना भी 100 करोड़ का पैसा देकर ये लोग ले सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसा कर सकता है? तो नहीं, सिंपल सा जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। इनके लिए एक परसेंटेज बने हुए, एक प्रायोरिटी बनी हुई है। सबसे पहले QIB को यहाँ पर 50% का प्रायोरिटी मिलने वाला है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि 50% जो भी यहाँ पर अमाउंट है वो QIB लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 100 करोड़ टोटल वैल्यू है, तो 50 करोड़ यहाँ पर चाहे तो QIB लोग, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 15% है NII के लिए प्रायोरिटी, ठीक है। तो 15% NII यानी कि जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद बाकी बचा 35%, ठीक है। तो 35% किसके लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे कि 100 करोड़ में से यहाँ पर 35 करोड़ रिटेलर्स लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है, सिर्फ 35 करोड़ ही, और 15 करोड़ NII के लिए है, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी 50 करोड़ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, उनके लिए है सुविधा, ठीक है। तो अब यहाँ पर चूंकि अमाउंट कम है, लेकिन अगर मेरी कंपनी अच्छी है, सबको अच्छी लग रही है कि भाई कंपनी तो बहुत ही बढ़िया है, तो इसमें IPO आई है तो मुझे लेना चाहिए, ऐसा लोग सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर रिटेलर्स 35% से बढ़कर यहाँ पर 40% रिटेलर्स यहाँ पर बढ़ चुके हैं लेने के लिए, मेरी IPO को खरीदने के लिए, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 15 से 20% ऐसे बढ़ चुके हैं, 50 से यहाँ पर 60% हो चुके हैं। तो किसी प्रकार से अगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अगर खरीदने वालों की संख्या, लेकिन यहाँ पर IPO का जो साइज है मेरा कम है, मैं शेयर्स जो है वो कम दे रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कहा जाता है कि IPO ओवर सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर मेरे IPO की जितनी भी वैल्यू मैंने दिया है 100 करोड़, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है। अब इसी प्रकार से अगर कोई खरीदना नहीं चाहेगा तो मतलब मेरी IPO फेल होने वाली है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अगर किसी को मेरी कंपनी पर विश्वास ना हो तो मैं IPO के जरिए अपना फंड नहीं रेज कर पाऊंगा उतना अच्छा खासा, ठीक है। ये भी हम लोग समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो देखो, जैसे IPO यहाँ पर मैंने लेकर आया कंपनी में, तो क्या 100 करोड़ ऐसे ही कोई मुझे पैसे दे देगा? तो भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट कोई पैसे नहीं देता, उसके बदले हम लोग शेयर देते हैं। तो 100 करोड़ यहाँ पर है, तो मैं 100 करोड़ के हिसाब से जो शेयर्स है वो इशू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर शेयर का प्राइस मैं यहाँ पर सेट करूँगा कि 100 रुपये पर शेयर यहाँ पर है, 100 रुपये पर शेयर, ठीक है। उसके हिसाब से जोड़ लेना कि 100 करोड़ में कितने शेयर आएंगे, ठीक है। तो देखो 100 रुपये पर शेयर लग रहे हैं। तो अब क्या कोई बंदा एक शेयर खरीद सकता है यहाँ पर?
मेरे से, मेरे आईपीओ के थ्रू? तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है नो, ठीक है, नेवर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आईपीओ में ये एक सिस्टम होता है कि आईपीओ में जब भी आप पैसे लगाना चाहते हो तो आपको एक लॉट में आपको इन्वेस्ट करना होता है, मतलब एक लॉट साइज मिलती है जिसमें आपको बोली जाएगी कि आपको एक शेयर नहीं खरीदना है, यहाँ पर कम से कम 100 शेयर, कम से कम 1000 शेयर, ऐसा मैं यहाँ पर ये एक सिस्टम रखूँगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कि आपको 100 रुपये पर शेयर तो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लगाने होंगे एक लॉट, और एक लॉट का साइज यहाँ पर मैं रख देता हूँ 200, ठीक है। 200 क्वांटिटी है ये, ठीक है। 200 क्वांटिटी यानी 200 शेयर्स आपको लेना होगा, ठीक है। तब जाकर यहाँ पर एक लॉट आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। 200 इंटू 100 कितना हुआ? यहाँ पर 0 0 0 0, 2 एकम 2, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर उन्हें 20,000 रुपये लगाने पड़ेंगे एक लॉट का आईपीओ हमारा लेने के लिए, ठीक है। तो एक लॉट यहाँ पर 200 शेयर्स की मिल रही है हमारी कंपनी की, और शेयर प्राइस है 100 रुपये एक आईपीओ की, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को भी अगर हमारे आईपीओ में अप्लाई करना होगा तो उन्हें 20,000 रुपये कम से कम देना होगा। अगर वो लोग 2 लॉट 10 लॉट करते हैं तो उसके हिसाब से ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 कम से कम किसी को इन्वेस्ट करना होगा। अब यार चूंकि यहाँ पर जो हमने क्यूआईबी और एनआईआई फिर रिटेल की बात करें, अगर वो लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं हमारी कंपनी के ऊपर, तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है और यहाँ पर कम है, यहाँ पर जो अमाउंट है या फिर शेयर्स हैं वो कम पड़ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डिसाइड करने के लिए यहाँ पर एक चलती है लॉटरी सिस्टम, ठीक है। लॉटरी सिस्टम चलती है जो कि होती है कंप्यूटराइज्ड होती है, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होती है। एंड लॉटरी के हिसाब से यहाँ पर किसी को भी आईपीओ लग जाएगा, किसी को भी शेयर मिल जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के माध्यम से होता है और किसी को भी आईपीओ लग सकता है। अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाती है कोई भी आईपीओ तो वहाँ पर एक रिटेल इन्वेस्टर की बात करें जो कि कम अमाउंट लगाते हैं, मतलब 20,000 40,000 ऐसे जो मैंने बताया, तो अगर वैसे लगाते हैं तो उनको मिलने का चांस बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तो ऐसे में मिलने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। अगर किस्मत अच्छा हो, किस्मत साथ दे, तो हो सकता है कि आईपीओ हमारा लग जाए और हमें वो आईपीओ मिल जाए और हमारा जो पैसा है वो मतलब उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा और हमें उसके बदले में शेयर्स मिल जाएंगे एक लॉट की, जो कि कितने शेयर्स के थे, 100 शेयर्स के थे, सॉरी 200 शेयर्स के थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आईपीओ हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब आईपीओ जब आती है तो कितने दिनों तक आईपीओ रहती है? आईपीओ लगभग यहाँ पर 5-6 दिनों तक रहती है। जब भी आईपीओ लिस्ट होती है आती है मार्केट में, तो 5 से 6 दिन तक रह जाती है या फिर 10 दिन तक भी रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उतने दिनों तक आप लोग आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आईपीओ के दौरान आपको ये भी पता चलता है कि जो आईपीओ है वो लोग कितने ज़्यादा मतलब उसमें अप्लाई कर रहे हैं, वो भी पता चलता है। अगर कम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने 100 रुपये पर शेयर का रखा, तो वो घटता भी है। अगर लोग कम इन्वेस्ट करें तो यहाँ पर मेरा जो प्राइस है वो 80 या 40 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी होता है आईपीओ के दौरान। अगर डिमांड यहाँ पर काफ़ी कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसका प्राइस तो घटेगा ही घटेगा, और फिर कम प्राइस में भी हमारा आईपीओ यहाँ पर चलते रहेगा। एंड उसके बाद जब लिस्ट होगा तब यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। अब लिस्ट हो जाने के बाद क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो देखो, आईपीओ में जब भी कोई इन्वेस्ट करता है पैसा, ठीक है, आईपीओ में कोई भी इन्वेस्ट करता है तो इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं स्पेक्यूलेटर, ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हो। एंड उसके बाद एक होता है इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये 2 लोग होते हैं। मेरी कंपनी में कोई बंदा यहाँ पर
इन्वेस्ट करने आता है लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर कि उन्हें अगर मेरी कंपनी की फ्यूचर अच्छी लग रही है तो वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ में पैसा लगाते हैं, क्योंकि आईपीओ में जो प्राइस होता है वो इनिशियल प्राइस होता है कंपनी का, ठीक है। बाकी मार्केट में फिर आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो लोग यहाँ पर पैसे लगाने आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड स्पेक्यूलेटर्स की बात करें तो ये स्पेक्यूलेशन यहाँ पर करते हैं, ये कि यहाँ पर जैसे ट्रेडिंग की बात की जाती है तो ट्रेडिंग की तरह करते हैं, इसमें अभी पैसा लगा दिया एंड लिस्टिंग जब हो जाती है स्टॉक मार्केट में, आईपीओ जब खत्म हो जाता है तो स्टॉक मार्केट में जिस प्रकार से आप कंपनी देखते हो उस प्रकार से कंपनी लिस्ट हो जाती है। एंड उसके बाद अगर इन्होंने 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर एक लॉट खरीदा जो कि 200 शेयर्स का था, अब आईपीओ ख़त्म हो चुकी है और मार्केट में लिस्ट हो चुकी है अच्छी तरह से मेरी कंपनी, तो अब लोग वहाँ पर खरीदने आए हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। अब यहाँ पर उन्होंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एक लॉट से उनको आईपीओ भी मिल चुका है। अब आईपीओ ख़त्म हो जाने के बाद जो हमारी कंपनी लिस्ट हो चुकी है, तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से कंपनीज के शेयर्स बढ़ते हैं या फिर घटते भी हैं बहुत ही तेज़ी से। क्यों तेज़ी से बढ़ते हैं? क्योंकि जिन्हें आईपीओ नहीं मिला है वो लोग सोचते हैं कि शुरू में अगर खरीद लेंगे तो यार बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होगा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्यों गिरते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो लोग इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब खरीदना चाहते हैं, तो आईपीओ का जब टाइम खत्म होता है तो उस वक्त एकदम शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एंड आईपीओ खत्म हो जाने के बाद 100 आरएस का जो शेयर था वो अगर 200 आरएस पर शेयर का हो गया, तो यहाँ पर एक लॉट चूंकि इन्होंने लिया है तो इनको यहाँ पर 20,000 का सीधा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 100% रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है 200 से 300 रुपये 400 रुपये भी हो सकता है, इस वजह से आईपीओ के माध्यम से लोगों को 200-300% भी आराम से रिटर्न मिल जाता है अगर कंपनी में दम है तो, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होता है कि 100 आरएस का शेयर है, हो सके तो ये जब कंपनी का आईपीओ ख़त्म हो, लिस्ट हो जाए, जब मार्केट में लिस्टिंग डे की बात करें, जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है अच्छी तरह से आईपीओ ख़त्म हो जाने के बाद, तो अगर यहाँ पर 50 रुपये हो जाए तब क्या करोगे? तब तो आपका 50% का लॉस हो जाएगा, मतलब यार आपको सिर्फ 10,000 रुपये ही बचेंगे, 10,000 आपका चल जाएगा, ठीक है, ये होता है। अब ये गिरता क्यों है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला स्पेक्यूलेटर्स के बारे में, जो कि कंपनी में आईपीओ में पैसा लगाते हैं इसी दिन के लिए, ठीक है, कि जब पैसा यहाँ पर हमारा डबल हो जाएगा, आईपीओ खत्म हो जाने के बाद जब मार्केट में लिस्ट होगा तो 100 रुपये का शेयर अगर 200 का हो जाएगा तो हम लोग तुरंत से उसी दिन, उसी 2-3 दिन के अंदर ही बेच देंगे एंड निकल जाएंगे। तो इस वजह से जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं वो लोग बेच देते हैं, ठीक है, अपने शेयर्स को, और जितनी ज़्यादा बेचते उतनी धड़ाम से गिरते जाता है शेयर, ठीक है। और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं वो रखे रहते हैं एंड हो सके तो 100 से उनका 50 रुपये पर भी शेयर प्राइस हो जाता है। लेकिन अगर उन्हें विश्वास है उस कंपनी पे तो वो लोग अगर नहीं भी मतलब सेल करते हैं, अपने शेयर्स रखे रहते हैं 50% के लॉस में भी, और आगे चलकर अगर वाकई में कंपनी अच्छी निकल जाती है तो यार ये 50% लॉस इजीली रिकवर हो जाता है एंड काफ़ी अच्छा लॉन्ग रन में उन्हें प्रॉफिट भी मिल जाता है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आईपीओ के वक्त मतलब आईपीओ जब लिस्ट होती है तो उस वक्त काफ़ी नुकसान होता है आईपीओ गिरने की वजह से, लेकिन बाद में वो उनका जो, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा रहता है तो वो लोग, वो कंपनी ग्रो करती है तो उनसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि डर कर यहीं से मतलब सेल कर देते हैं, ठीक है, कि भाई बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है तो सेल कर देते हैं एंड उसके बाद क्या होता है कि कंपनी क्योंकि अच्छी है तो आगे बढ़ जाती है और प्रॉफिट दे देती है लॉन्ग रन में, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उन्हें क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है लॉन्ग टर्म से, वो लोग सिर्फ आईपीओ में पैसा इसलिए लगाएंगे कि आईपीओ जब खत्म होगा तब इसकी प्राइस बढ़ी हुई रहेगी तो 100% टू 100% इजीली हम रिटर्न लेकर निकल जाएंगे, या फिर 10-20% भी आराम से मिल जाता है। लेकिन इसका उल्टा लॉस भी होता है, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि कभी कभी आईपीओ में जो कंपनी आती है वो लिस्टिंग डे के वक्त 2-3 दिन में बहुत ही स्पीड से गिर जाती है या फिर कोई बहुत ही तेज़ी से उठ भी जाती है। जैसे हाल फिलहाल एक टाटा टेक की आईपीओ आई थी तो उसकी बात करें तो वो 500 रुपये का प्राइस था लगभग आईपीओ में, एंड वो जब आईपीओ ख़त्म हुई थी और लिस्टिंग डे की बात करें तो उस वक्त 1400 से लेकर 1500 तक उसकी प्राइस चली गई थी। तो उन्हें एकदम
बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न मिल चुकी थी। सोच रहे हो 500 लगाकर यहाँ पर 1500 हो गया, तो यहाँ पर इन्हें 3 गुना प्रॉफिट यहाँ पर मिल चुका था। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर इस आईपीओ में पैसे कमाए होंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर 1500 हुआ, वैसे ही स्पेकुलेटर सेल करने लगे और सेल करते करते यहाँ पर अभी क्या हुआ कि अभी लगभग 1100 के लगभग में यहाँ पर कंपनी की शेयर प्राइस आ चुकी है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि स्पेकुलेटर्स एंड इन्वेस्टर्स का रोल क्या होता है, किस प्रकार से लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी आईपीओ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको मैं कुछ और भी ये आईपीओज के बारे में दिखाऊंगा, आईपीओज की कुछ हिस्ट्रीज भी दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने ओपन कर लिया, यहाँ पर ये कुछ फेल्ड आईपीओज हैं। ठीक है, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, एक है भाटिया कलर केमिकल लिमिटेड। ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ, यहाँ पर लिस्टिंग डेट देख सकते हो मार्च 24 2022 का है, ये पुरानी आईपीओज है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई टेंशन ना लेना। यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो इशू प्राइस जो थी वो 80 रुपये की थी, एंड यहाँ पर लिस्टिंग डे प्राइस की बात करें तो ये 42 रुपये हो चुकी है। यानी आईपीओ खत्म हो जाने के बाद जो लिस्टिंग डे होती है, 4-5 दिनों की आईपीओ चलती है, एंड उसके बाद जब आईपीओ खत्म होती है तो लिस्टिंग डे से बोला जाता है, एंड 42 रुपये हो चुकी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो घाटा -47.5%, लगभग 47.5% का यहाँ पर घाटा हो चुका था जिन लोगों ने यहाँ पर आईपीओ में पैसे लगाए होंगे, जिनका आईपीओ लगा होगा उनको। ठीक है, एंड उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो एक और है स्वास्तिक पाइप लिमिटेड। यहाँ पर अब देखो इशू प्राइस 100 रुपये का था, एंड लिस्टिंग डे की बात करें तो ये हो चुका था लगभग 70 रुपये। ठीक है, 69.3 रुपये यहाँ पर है इसका लिस्टिंग डे प्राइस। तो यहाँ पर घाटे की बात करें तो -30% का घाटा इन्हें हो चुका था, जो लोगों ने यहाँ पर लगाया होगा। इसी प्रकार से और भी जो फेल्ड आईपीओज हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कोई भी आईपीओ में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंपनी कैसी है जिसकी आईपीओ आई है। अब उसका उल्टा हम लोग देखेंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदे लोगों को मिले हैं। ये कुछ आईपीओज के एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो फर्स्ट कंपनी है, इसमें इशू साइज 15.9 करोड़ का इशू हुआ था। ठीक है, इशू प्राइस की बात करें 54 रुपये का शेयर प्राइस था पर शेयर, एंड देख सकते हो QIB HNI एंड रिटेल की यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो देखने को आपको मिल रहे हैं कि कितने लोगों ने कितना यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर लिस्टिंग डे के दिन देखो क्लोज कितने में हुआ था, 239। ठीक है, लगभग यहाँ पर देख सकते हो 240 के समथिंग। लिस्टिंग डे ओपन यहाँ पर हुआ था 252 पर, क्लोज हुआ 239 के लगभग 240 पर। अब लिस्टिंग डे के दिन गेन देखोगे तो यार भयंकर है एकदम, 343%। ठीक है, तो 350% इन्हें गेन मिला था। 54 रुपये पर शेयर लगाए, अब यहाँ पर उनका प्राइस 200-250 रुपये यहाँ पर हो चुके थे। इसी प्रकार से यहाँ पर गोयल सॉल्ट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 38 रुपये का यहाँ पर शेयर प्राइस था। अब इसमें लॉट साइज होंगे थोड़ी ना यहाँ पर कि एक शेयर कोई खरीद सकता है, कोई भी लॉट साइज हो सकता है 1000 स्टॉक्स का या फिर 100 स्टॉक्स का। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो टोटल सब्सक्रिप्शंस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो लिस्टिंग डे के दिन जो इनकी शेयर प्राइस है वो 136 रुपये हो चुकी थी, मतलब यहाँ पर 250% का यहाँ पर रिटर्न मिल गया। अब इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे आप लोग देख सकते हो कंपनीज, यहाँ पर जैसे पारस डिफेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, इसके अंदर भी देख सकते हो यहाँ पर 185% का रिटर्न मिला है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी हैं जिन्होंने रोडपति को करोड़पति बना दिया है, और बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जिन्होंने करोड़पति को रोडपति बना दिया है। ठीक है, सो गाइस अभी आप सभी को आईपीओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस मिल चुकी होंगी कि आईपीओ क्यों आता है, एंड आईपीओ के माध्यम से लोग पैसे कैसे कमाते हैं या फिर पैसे कैसे गंवाते हैं, ये भी आपको मैंने पूरी अच्छी तरह से बता दिया है। अब यार आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए करना क्या होता है कि यहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ही डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। डीमैट अकाउंट के लिए हमें ब्रोकर चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी ब्रोकर्स के थ्रू, जिरोधा, एंजल वन या फिर अप स्टॉक्स जो भी है उनके थ्रू आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, एंड डीमैट अकाउंट पर ही आईपीओ में अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड आईपीओ में अप्लाई जब आप लोग करते हो तो आपका पैसा कट जाता है।
एंड अगर आईपीओ में आपका एप्लीकेशन नहीं लगता है, आपको लॉटरी में अगर नहीं मिल पाता है, तो फिर आपके जो पैसे हैं वो रिफंड हो जाते हैं कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम होते हैं। लेकिन मैं आपको अगेन कह देता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर आईपीओ में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने नहीं चले जाना है। आपको किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च करनी ज़रूरी है, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। तो अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।